बताएं। वर्चुअल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। टेक्निकली तो क्लाउड तो हमें वर्चुअल ही देते हैं ना, लेकिन वो चल तो अल्टीमेट किसी फिजिकल भी होता है। अच्छा, हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक हमारे पास एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हमें क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिप्लॉय करना है। तो हमने ये प्लान बनाया है सबसे पहले कि जो हमारी एप्लीकेशन है जो हमने बिल्ड की है उसको हमने अगर क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, तो क्लाउड पे डिप्लॉय क्यों करना है हमें बेसिक रीज़न पता है, फिर ही सारी दुनिया उसको यूज़ कर पाएगी ना। फेसबुक क्लाउड पे डिप्लॉय है तो हम उसको यूज़ कर पाते हैं, गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय है तो यूज़ कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप क्लाउड पे है फिर इसलिए सारी दुनिया उसको इस्तेमाल कर पा रही है। तो जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे या जो एजेंट्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस बना रहे हैं, अल्टीमेट हमें भी उनको क्लाउड पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो क्लाउड पे हमारे पास एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल रही होती है, क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए हमने उसका एक कंटेनर बनाना है, उस कंटेनर को हम क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो क्लाउड पे अब डिप्लॉय करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। एक है सिंगल एंडेड मशीन, यानी हम एक मशीन परचेज करें क्लाउड पे, उस पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करें, वर्सेस हम एक क्लस्टर बनाएं जिसमें सेट ऑफ मशीन्स होंगी, यानी 2 या 3 4 मशीन्स होंगी, उसको हम क्या करेंगे क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेंगे उन मशीन्स को यूज़ करके। तो हम डिस्कशन अब कर रहे हैं कि एक्चुअली क्लस्टर हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या इंडिविजुअल मशीन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब एक अल्टीमेट कॉस्टिंग जो है वो तो सेम रहेगी, यानी अगर आप 24 GB का एक इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज़ करते हो, वो एक सिंगल एंडेड मशीन में परचेज़ करते हो या 3 मिला के परचेज़ करते हो, तो कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, उसमें इतना फ़र्क नहीं आएगा अगर आपको 24 GB की पावर चाहिए। लेकिन अगर हम क्लस्टर परचेज़ करते हैं तो उसमें हमें फ़ायदे कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ इसके नुकसान हैं, कुछ इसके फ़ायदे हैं। सिंगल एंडेड मशीन के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सिंगल एंडेड के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप एक मशीन परचेज़ करते हो, उस पे चीज़ों को सेटअप करना आसान है, क्योंकि एक ही मशीन है, आपने अपनी एप्लीकेशन का कोड उठाया और उस मशीन के अंदर जाके रख दिया जो भी आपने क्लाउड परचेज़ की है। अब वो मशीन हमारे पास जो है वो आपकी नॉर्मली जो लैपटॉप है ये भी हमारा मशीन है, लेकिन ये इतना पावरफुल मशीन नहीं है कि इसके ऊपर पूरी एप्लीकेशन हम चला सकें, यानी 1000 ऑफ यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हाई एंडेड सर्वर परचेज़ करना होता है। तो जो भी हमने एक मशीन सर्वर परचेज़ किया क्लाउड से, उसको अगर आप एक सिंगल परचेज़ करते हो ना, उसके अंदर चीज़ों को सेटअप करना इंतहाई आसान है। अच्छा, नॉर्मली प्रोडक्शन के अंदर हम ज़्यादातर सिंगल एंडेड मशीन में डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। क्यों? हमें टाइम को सेव करना होता है। मतलब दो चीज़ें, एक कि हमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, और दूसरा हमारी एप्लीकेशन की नौइयत कैसी है। अगर हमारी एप्लीकेशन की नौइयत पे, यानी उस पर इतना ज़्यादा हम एक सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हैं टेस्ट करने के लिए, या अभी हम उसके अंडर डेवलपमेंट में हैं, या वो अभी बीटा फेज़ के अंदर है, तो उस वक्त हमें इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त हम सिंगल एंडेड मशीन पे भी जा सकते हैं और कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, कॉस्ट रिड्यूस कैसे होती है सिंगल एंडेड मशीन पे, डेवलपर यानी डेवऑप्स एंड पे भी कम होती है, यानी जिन्होंने उसको डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन, उसके एक क्लस्टर का नॉलेज बनाने के लिए ना, और क्लस्टर पे एप्लीकेशन को अलाइव करने के लिए आपको अच्छा खासा डेवऑप्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए। यानी इसमें पूरी इंजीनियरिंग शामिल हो जाती है। जब एक से ज़्यादा मशीनें आती हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि पूरी इंजीनियरिंग कैसे शामिल हो जाती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर पूरी इंजीनियरिंग हमें रिक्वायर्ड होती है उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। वर्सेस सिंगल एंडेड मशीन जो है, उसमें क्या होता है, आप क्योंकि आपने लोकल लैपटॉप पे भी मतलब सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा हुआ है, तो उसी तरह क्लाउड पे भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आप आसानी से वो काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, साथ आपको, ताकि कंसेप्ट बनना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बना ली है और वो मेरे पड़ी है लोकल होस्ट के अंदर, मेरी मशीन के अंदर पड़ी है, अब मैं उसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ। अब डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, उस एप्लीकेशन का साइज़ कितना है, यानी उसके लिए मुझे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं, फिर मेरा बजट कितना है, और मेरी एप्लीकेशन की नौइयत कैसी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्लाउड का डिसीजन लेते हैं।
अच्छा, जो सबसे ज़्यादातर प्रोडक्शन के अंदर हाई एंड क्लाउड चल रहे हैं ना, जो मतलब जिसके अंदर बहुत बड़े लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स लोग डिप्लाई करते हैं, वो सबसे टॉप पे AWS क्लाउड लोग यूज़ करते हैं। AWS का क्लाउड यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए जहाँ पे बहुत बड़ा इकोसिस्टम आपने डिप्लाई करना है, ज़्यादातर AWS का क्लाउड यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके कंपटीटर के अंदर गूगल क्लाउड, एज़्योर क्लाउड, ये कोई 2-3 टॉप के क्लाउड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं हाई एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्ड करने के लिए। अच्छा, अगर हमने सिंगल एंडेड मशीन डिप्लाई करनी है तो हम AWS पे भी जा सकते हैं। उस मशीन को AWS की ज़बान में हम EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EC2 इंस्टेंस बोलते हैं। मैं अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसको हम बोलते हैं EC2 इंस्टेंस। AWS की प्राइसिंग चेक करना भी ना एक टेक्निकल जॉब है। अच्छा, इसको हमें एस्टीमेट ही करना पड़ेगा। उसमें मतलब इसके सारे फीचर्स जो जो आपने सेलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट करते हो। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उसके बाद आप इसकी कॉस्ट देख सकते हो कि आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी आएगी ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कर रही होती हैं कि मशीन कौन सी यूज़ करनी है। पूरा इसका प्राइसिंग का कैलकुलेटर है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सारी सर्विसेज यूज़ करते हुए कि आपको टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम EC2 देखते हैं, उसके अंदर अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं कि आपकी कितनी ट्रैफिक है, डेली ट्रैफिक कितनी है, किस किस दिन में ट्रैफिक आएगी, वीकली स्पैक कितना है, उसमें स्टोरेज हमने कौन सी यूज़ करनी है, प्रोसेसर कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास यूजेज ऑन डिमांड इंस्टेंसेस की भी डिमांड होती है। कम्यूट सेविंग प्लान है, EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान, ऑन डिमांड है, स्पॉट इंस्टेंसेस हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कितना करना है, इस तरह की कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल होती हैं। तो ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो इंस्टेंस की टाइप होती है कि आपने इधर से चूज़ करना है कि किस तरह का इंस्टेंस आप यूज़ करना चाहते हो। नैनो सबसे कम इंस्टेंस होता है, फिर मैक्रो होता है, फिर स्मॉल इंस्टेंसेस हैं। किस तरह का इंस्टेंस, किस कैटेगरी का आपने इंस्टेंस चूज़ करना है, उसकी बेस पे आपकी जो है वो प्राइसिंग कैलकुलेट होगी। पर मंथ और पर ईयर वो आपको मंथली एवरेज बता रहा है इसकी कितनी है, यहाँ पे कितनी आएगी, पर डिपेंड करता है आपने किस तरह का जो है वो इसका मशीन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन सर इनकी जो कुबरनेटिस के लिए तो EKS एक सर्विस है। हाँ, अभी मैं उसके ऊपर जाऊंगा अभी, चूँकि वो अभी तो मैं सिंगल हैंडेड मशीन की बात कर रहा हूँ। तो इसकी एक सिंगल हैंडेड मशीन आपने परचेज़ कर लेनी है। अभी ये 1 GB रैम वाली हम देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हो बहुत हाई हैंडेड रैम के ऊपर ना। अच्छा, इतना बड़ा क्लस्टर अवेलेबल नहीं है, उस पर मशीन अवेलेबल नहीं है। 122 GB वाली मशीन मैंने की है यहाँ पे सिलेक्ट, और इसमें मैंने XL लार्ज किया है। तो इसकी प्राइस जो है ना वो तकरीबन $312 पर मंथ बन रही है। अगर आप EC2 से सेविंग प्लान पे जाते हो, ऑन डिमांड पे जाते हो तो $700 पड़ रही है, और स्पॉट इंस्टेंसेस की प्राइस जो है वो तकरीबन इतनी पड़ रही है। इसके अंदर हमने R8G4X लार्ज इसका यूज़ किया है CPU, जिसमें वर्चुअल CPU 16 होंगे, मेमोरी 128 GB होगी। कुछ इसकी स्पेक यहाँ पे हमने डिफ़ाइन की हैं, पर अपने पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी ये डिफरेंट इंस्टेंसेस की फैमिलीज़ हैं। इंस्टेंस की फैमिली डिपेंड करती है कि आपने कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपने अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, तो वो उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने कोई मॉडल की डिप्लॉयमेंट करनी है, वो उसके लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। तो इन्होंने अपने इंस्टेंसेस की डिप्लॉयमेंट को भी ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है बेस्ड ऑन दी यूज़र नीड्स। उसके लिहाज से फिर कॉस्ट ऊपर नीचे जाती है। तो जो आपकी नीड है उसके मुताबिक हमें ये सिलेक्ट करना होता है। लेकिन सिंगल हैंडेड के लिए हम एक मशीन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं। अगर हम AWS चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड्स, क्योंकि AWS जो है वो हाई एंडेड सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है और इनको उन्होंने कम्प्लेक्सिटी लेवल इसके अंदर नॉर्मली ज़्यादा होता है।
तो यहाँ पे हमें चीज़ डिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एक मशीन परचेज़ की। अब वो मशीन जब हम परचेज़ करते हैं तो उसकी लुक एंड फील हमें किस तरह की आती है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो एक कंसोल होता है, उस कंसोल के अंदर हम फिर सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। अगर आपने बजट सोल्यूशन में जाना है, एक तो ये है कि हाई एंडेड सिस्टम है कि जिसमें गूगल क्लाउड की कॉस्ट भी आलमोस्ट इससे मिलती जुलती है। AWS क्लाउड और Azure क्लाउड, इनकी कॉस्ट के अंदर इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लेवल के अंदर डिफरेंस है। तो कुछ लोग गूगल क्लाउड को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग AWS क्लाउड को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग Azure क्लाउड को प्रेफर करते हैं। IBM भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा वो डिफरेंट, यानी उसमें जो ERP सॉल्यूशंस होते हैं वो इस तरह के सॉल्यूशन ज़्यादा उधर डिप्लाई हैं। लेकिन जो हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाते हैं वो ज़्यादा मैंने ज़्यादा देखे नहीं है उधर डिप्लाई, वो ज़्यादातर इन्हीं क्लाउड्स पे ज़्यादा होते हैं। AWS टॉप पे है, फिर गूगल क्लाउड है, फिर Azure क्लाउड है। Azure क्लाउड भी अब काफ़ी यूज़ होने लग गया है क्योंकि OpenAI ने उसको परचेज़ कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर हमने बजट सोल्यूशन में जाना है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट मशीन्स मिल जाती हैं, जिसमें डिजिटल ओशन सबसे ऊपर है। अब डिजिटल ओशन का जो सिस्टम है ये, तो इसके साथ हमें मतलब इसकी जो प्राइसिंग लेवल्स हैं उस वहाँ पे हम उसको बोल रहे थे EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे हम उसी मशीन को बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। अच्छा, गूगल क्लाउड में उसको कंप्यूट बोला जाता है, कंप्यूट इंस्टेंस, और Azure क्लाउड में उसका अपना जो है नेम है, उसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं Azure के अंदर। यानी वर्चुअल मशीन, कंप्यूट या ड्रॉपलेट या EC2 इंस्टेंस, इन सब का मतलब सेम है कि हमें एक मशीन चाहिए। और वो मशीन क्या है, मतलब एक लैपटॉप परचेज़ करना है क्लाउड के ऊपर, उसकी अब जब हम कोई लैपटॉप परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी स्पेक्स लेवल होते हैं, तो वो स्पेक्स लेवल्स हमने वहाँ पे डिटरमिन करने हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है, अगर हम इसका ड्रॉपलेट की प्राइसिंग देखते हैं, ये इसके ड्रॉपलेट की प्राइसिंग अगर आप 512 MB वाला परचेज़ करते हो, जिसमें एक वर्चुअल CPU है, 500 GB का ट्रांसफ़र है, 10 GB SSD आपको मिलती है, उस वो $4 पर मंथ में आपको पड़ता है। और जो इसका पीक पे इंस्टेंस है रेगुलर के अंदर, वो आपको $96 पर मंथ पे पड़ता है, जिसके अंदर आपको 16 GB रैम तक मिलती है, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। उसके बाद अगर आप प्रीमियम इंटेल पे जाते हो तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम 32 GB पे चली जाती है, $192 में जाती है। और अगर आप AMD का प्रोसेसर यूज़ करना चाह रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी ऑलमोस्ट जो है वो $168 पर मंथ पे जा रही है, जो विच इज़ सिग्निफिकेंट गुड 32 GB का अगर हम एक मशीन परचेज़ करते हैं। अच्छा, उसके यानी ये जनरल पर्पस बेसिक ड्रॉपलेट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि CPU ऑप्टिमाइज्ड लेने हैं, जिसमें CPU की पावर ज़्यादा हो, तो उसमें आपकी मल्टीपल वेरिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर आप प्रीमियम में जाते हो और 2X में जाते हो तो ऑलमोस्ट $1800 पर मंथ पे जाता है, लेकिन उसके अंदर GPU जो है GB जो है 128 GB मिल जाते हैं। फिर जनरल पर्पस ड्रॉपलेट्स हैं मेमोरी ऑप्टिमाइज, जिसमें आपको मेमोरी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जैसे 256 GB पर मेमोरी मिल जाती है आपको, ये $200 तक जा रहा है। और इसी तरह स्टोरेज ऑप्टिमाइज ड्रॉपलेट्स हैं, एडिशनल प्रोडक्ट अगर आप उसके लेना चाहते हो, वो कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, फिर आप इसको कस्टमाइज़ भी इनके ड्रॉपलेट से ले सकते हो, लेकिन इसकी भी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, तो इसमें से हम एक मशीन टेक्निकली परचेज कर लेते हैं। नहीं, इसका ड्रॉपलेट AWS की निस्बत सस्ता है, डिजिटल ओशन बहुत सस्ता है क्लाउड। फिर एक क्लाउड है, अगर हमने इससे भी नीचे जाना है, हमें इसके जितने भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर हम जाते हैं हेरोको पे। वो भी अच्छा सिस्टम है, उसका भी उसमें भी आपको वर्चुअल मशीन मिल जाती है, और उसमें आपको ऑटो डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी मिल जाती हैं। और अगर हमने इससे भी लीस्ट पैकेज में जाना है तो फिर हमारे पास वर्सल क्लाउड जो है वो अवेलेबल है, आप वर्सल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो वर्सल है या हेरोको है, इनका ये है कि ये एप्लीकेशन इधर फास्टली डिप्लॉय हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर मशीन की एक्सेस और कंट्रोल जो है वो लिमिटेड रहते हैं। तो लाइक प्रॉपर आपको मशीन नहीं मिलती है, आपको वो डिप्लॉय करके मतलब उसका लिंक वगैरह मिल जाता है।
लेकिन अगर हम ड्रॉपलेट की तरफ जाते हैं प्रॉपर, या उसमें फिर आपको मशीन मिलती है तो उसमें आपको 100% कंट्रोल या एक्सेस लेवल्स जो हैं वो रहते हैं। पर आवर जो बता रहा है प्राइसिंग, वो उसका एक्सपेक्टेड टोटल भी बता रहा है ना कि इतना बन जाएगा, तो यानी $63 पर मंथ बन जाएगा। वो बन यानी जितने टेक्निकली तो 24/7 ही चलना है ना, तो टोटल इतना बन जाएगा आपका कॉस्ट, लेकिन वो पर आवर चार्ज करते हैं इसको। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास और सर ये इसकी पेमेंट के बाद मिलेगी ना, जितना हमारा यूजेज होगा जितना यूजेज हो जाएगा। मेरे पास एक इंस्टेंस चल रहा है और मैं आपको कोशिश करता हूँ वो दिखा देता हूँ डिजिटल ओशन के ऊपर ही, ताकि हम जो है वो थोड़ा सा उसको समझ भी लेंगे वो कैसे चल रहा है। यानी मशीन इसकी जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप अपना अकाउंट वगैरह परचेज करके जब इस सिस्टम में आते हैं तो आपके पास इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाता है। अगर आपको ड्रॉपलेट परचेज करना है तो आप ड्रॉपलेट पे क्लिक करते हैं। अगर आप इसके यानी मल्टीपल इसमें आपको वो कुछ बिल्ट-इन सर्विस देते हैं, जैसे अब एजेंट प्लेटफॉर्म वो दे रहा है कि क्योंकि एजेंट का आजकल ट्रेंड ज़्यादा है तो हर चीज़ एजेंट से बिक रही है, तो होस्टिंग भी अब एजेंट के नाम से बिकने लग गई है। तो उन्होंने एजेंट प्लेटफॉर्म यानी एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया। टेक्निकली उसमें भी वो आपको ड्रॉपलेट ही देंगे, लेकिन उनको उन्होंने कस्टमाइज नेम दे दिया एजेंट ड्रॉप प्लेटफॉर्म करके। तो उसमें वो कस्टमाइज मतलब एजेंट के लिहाज से कुछ चीज़ें कि आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, और इवन वो जो कुछ मॉडल्स हैं उन्होंने डिप्लाई करके रखे हुए हैं, या ओपन एआई को वो यूज़ करके कुछ आपको ड्रॉपलेट दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट उन्होंने इकोसिस्टम बना दी है। और अगर आपने एआई यूज़ करना है तो वो जीपीयू के ड्रॉपलेट ले दें, उसमें जीपीयू ओरिएंटेड ड्रॉपलेट, फिर वो उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा है सीपीयू की निस्बत। लेकिन टेक्निकली जैसे अगर मैं ड्रॉपलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, और अगर मैंने कोई नई मशीन परचेज़ करनी है तो मैं करूँगा क्रिएट ड्रॉपलेट। अब मुझे डिसाइड करना है कि रीजन किस रीजन के अंदर मुझे ड्रॉपलेट परचेज़ करना है, यानी मशीन मुझे किस रीजन में परचेज़ करनी है। तो उसके अंदर सैन फ्रांसिस्को है, सिडनी है, अटलांटा, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। और इस के अंदर भी मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं, वो भी आप चूज़ कर सकते हो वाइल क्रिएटिंग योर मशीन। हाँ, मेरी रीजन बेस करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस साइड पे चलनी है। यानी अगर पाकिस्तान में चलनी है तो कोशिश करना है कि हमें रीजन एशियन रीजन की तरफ आना है। अगर जहाँ पे यूज़र ज़्यादा हैं वो रीजन हमें चूज़ करना पड़ता है, सर फॉर एग्जांपल तो लेटेंसी रेट कम होगा। ऐप चल रही है फिलहाल, शुरुआत में अगर हमारे एशिया में क्लाइंट्स आते हैं, बाद में फिर वो रीजन हमारी क्लाइंट्स ट्रैफिक दूसरी तरफ से आना शुरू। हाँ, अभी इसी चीज़ से हमें आगे बढ़ना है ना। इन प्रॉब्लम को हमें रन टाइम पे कैसे फिगर आउट करना है। अभी देखो ओपन एंडेड मशीन का मसला क्या है, यानी वन मशीन का मसला ये है, अभी हम हर चीज़ मशीन सेटअप कर रहे हैं, उसमें रीजन चीज़ें करके सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करके बैठ गए हैं। जैसे इनका क्वेश्चन आया है कि यूज़र जो हैं वो मेरे इधर थे लेकिन वो अब उनका लोकेशन चेंज हो गई है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी मशीन को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से सारी डिप्लॉयमेंट्स करनी पड़ेंगी, और उसमें फिर डाउन टाइम भी आएगा एंड सो ऑन। तो वो फिर इश्यूज़ हैं साथ साथ। अच्छा, फिर हमें चूज़ करना है उस पर मुझे कौन सा सर्वर परचेज़ करना है। डाटा सेंटर मतलब एक ही सिटी के अंदर, एक रीजन के अंदर एक से ज़्यादा डाटा सेंटर भी हो सकते हैं। डाटा सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एक्चुअली हमारे सर्वर पड़े होते हैं, मशीन्स पड़ी होती हैं। जैसे मैं गूगल का डाटा सेंटर आपको दिखाता हूँ। हाँ, इस तरह के इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हुए हैं ऐसे, यानी उन्होंने पूरा बिल्डिंग बना के उसके अंदर मशीन्स लगाई हुई हैं। तो वो एक ही रीजन के अंदर भी एक से ज़्यादा होते हैं, वो एक से ज़्यादा और मल्टीपल रीजन्स होते हैं एक के। उसकी रीज़न क्या होती है, लेट्स सपोज अगर हम गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो मेरी ड्राइव में फ़ाइलें हैं, तो वो ड्राइव में फ़ाइलें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अज्यूम करें अगर वो एक ही सर्वर में एक ही लोकेशन में मेरी फ़ाइलें पड़ी हैं, तो अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई फायर हो जाता है, तो क्या होगा कि मेरे वो सारे सर्वर जल जाएंगे। अगर वो सारे जल जाएंगे तो डाटा भी बीच में जल जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया होता है, उसकी डुप्लीकेशन इन डिफरेंट रीजन रखी होती है, ताकि क्या हो गए अगर एक लोकेशन में कोई मसला हो भी गया है तो उस लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ है लेकिन वो दूसरी साइड का उसने डिस्टर्ब, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही कंट्री में एक ही वक्त में हर जगह एक ही टाइम में मसले आ जाएं। अगर आ भी जाएं तो फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, कंट्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है।
यानी एक कंट्री के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर और मल्टीपल, इसीलिए रीजन बनाए हुए हैं। रीजन का मतलब क्या है, एशियन स्पेसिफिक रीजन, कि एशिया में भी रखा हुआ है रीजन, यूरोप में भी रीजन रखा हुआ है, उधर भी रखा हुआ है। तो मल्टीपल रीजन रखने का फ़ायदा भी ये है कि आप एक से ज़्यादा रीजन्स के ऊपर उन चीज़ों को डिप्लाई कर पा रहे हैं। तो वो हमारा मेन जो है वो कंसेप्ट है। तो इसी वजह से अगर एक कंट्री भी अगर पूरी डेंजरस मतलब जोन में आती है तो फिर भी हमारा डाटा ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि वो सेम डाटा किसी दूसरे रीजन के अंदर सेम डुप्लीकेशन में रखा होगा। हाँ, DSI कहते हैं। तो अब ये वो कह रहा है कि यहाँ से चूज़ करो। अब ये इतना स्पेसिफिक क्यों कर रहा है हमें चीज़ों को लेके, वो इसलिए वो कह रहा है कि आप मुझसे एक मशीन परचेज़ कर रहे हो, मैं आपको डेडिकेटेड प्लेस पे एक मशीन दूंगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है। जब हम गूगल ड्राइव परचेज़ करते हैं तो हम मशीन नहीं परचेज़ करते हैं, हम गूगल से एप्लीकेशन परचेज़ करते हैं। जब मैं एप्लीकेशन परचेज़ कर रहा हूँ, सर्विस परचेज़ कर रहा हूँ, तो अब जिम्मेदारी उसकी है। अब अगर मैं एक मशीन परचेज़ कर रहा हूँ, अगर इस पर्टिकुलर सैन फ्रांसिस्को के इस डाटा सेंटर साइट के ऊपर कोई इशू आता है, मेरी एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी। इसमें कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं तो मशीन परचेज़ कर रहा हूँ ना, मैं उनकी सर्विस नहीं ले रहा हूँ। अगर आप उनकी, जैसे ये ऐप प्लेटफॉर्म हम लेते हैं, तो अगर हम ऐप प्लेटफॉर्म से उनकी सर्विस लेते हैं, मशीन नहीं लेते हैं, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि फिर जिम्मेदारी उनकी होगी। अगर कुछ भी मसला होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारा डाटा यानी एक से ज़्यादा जगहों पे रिडंडेंट रखते हैं ताकि इशूज़ ना बने। अगर हम मशीन परचेज़ करते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम, फिर इसका मतलब दो तरह से होता है, एक होता है क्लाउड एज अ सर्विस, और एक क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खुद से बिल्ड करना होता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कह लें आप, वो पूरा प्लेटफॉर्म पूरा हमें सर्विस के तौर पे देते हैं। तो वर्सल जो है ना, वर्सल क्लाउड, वो हमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहा है, यानी उसमें हम मशीन नहीं। अब उसका नुकसान भी है, फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है, यानी हमारे पास तो मशीन ही नहीं है। मेरे पास मेरा लैपटॉप है, अब इस लैपटॉप की मेरे पास एक्सेस है, मैं जो दिल चाहूँ इधर वो कमांड चला सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक डिप्लॉयड लिंक मिल जाए तो अब मेरे पास उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसमें कोई कमांड अपनी मर्ज़ी से नहीं चला सकता। लेकिन उसमें हाई अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की होती हैं, हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। कॉस्ट भी एक्चुअली कॉस्ट इतना कॉस्ट बल्कि उसकी कम होती है अगर हम मतलब सर्विस यूज़ करते हैं बनी बनाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से। उसकी कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टेक्निकली वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेची होती है। तो अगर हम ऐप प्लेटफॉर्म की कॉस्ट देखें वर्सेस ड्रॉपलेट की कॉस्ट देखें तो ऐप प्लेटफॉर्म की कम है कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने ऐप प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा लोगों को बेचे हुए हैं। और उसमें फिर वो ये भी तो करते हैं ना कि हमने अगर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ड्रॉपलेट लिया है, हम अगर ड्रॉपलेट ले रहे हैं, उसमें हमने उनसे अगर चीज़ परचेज़ की है, हम अगर कोई ड्रॉपलेट परचेज़ करते हैं यहाँ से, यानी 4 GB रैम या 80 GB हार्ड ड्राइव वाला, अब वो डेडिकेटेड टू अस है, समझ रहे हो। अगर वो हमें ऐप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी डेडिकेटेड टू अस नहीं है, तो उन्होंने खुद से मैनेज करना है उसकी स्पेक को। लाइक इवन अगर वो हमें दिखा भी रहे हैं कि आपको हमने 16 GB दी हुई है, तो किसको पता दी हुई है, क्योंकि मशीन की तो एक्सेस है नहीं। तो वो सेम ही सर्वर पे शेयर्ड होस्टिंग जिसको बोलते हैं, एक से ज़्यादा रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक ही ऐप को वो सेम सर्वर पे 2-3 भी डिप्लाई कर रहे हैं। अगर लोड ज़्यादा हो रहा है तो वो खुद इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो कॉस्ट बीच में से बचा जाते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि अल्टीमेट हर एक पे सेम कॉस्ट नहीं आती, तो उस सेंस में उनको सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड लेते हैं तो फिर तो वो उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, वो फिर डेडिकेटेड टू अस होता है। जो बैक एंड पे जो ये फुल सर्विस हमें दे रहे हैं ऐप डिप्लॉयमेंट की, वो उसके बैक एंड पे कुबरनेटिस भी चल रहा है। कुबरनेटिस कह लें, क्योंकि अब ये तो अब जैसे गूगल क्लाउड अगर दे रहा है या वर्सल दे रहा है, तो वर्सल क्या यूज़ कर रहा है हमें आइडिया नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हाई एंड सॉल्यूशंस हैं वो कुबरनेटिस क्लस्टर पे ही चल रहे हैं। अच्छा खैर, अगर हम ड्रॉपलेट परचेज़ करते हैं तो वो मैंने हमको दिखाया, यहाँ से हम एक मशीन परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके नुकसान हैं मशीन परचेज़ करने के।
जैसे हम एक स्पेसिफिक रीजन में रह सकते हैं, एक स्पेसिफिक डाटा सेंटर में रह सकते हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी होता है तो हमें इशू है। फिर दूसरा इशू क्या है, अगर वो मशीन मुझे मिल जाती है, जैसे अगर हमारे पास ये कुछ मशीन्स पड़ी हैं यहाँ पे, तो डेवलपमेंट वाली का मैं एक्सेस करता हूँ कंसोल, तो हमें इस तरह का एक कंसोल मिल जाता है। आप उसका यूआई भी कर सकते हो, यानी उस मशीन को, जिस तरह मेरा ये पूरा डेस्कटॉप है जीयूआई के तौर पे, ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए फिर हमें थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको हम अपनी मशीन की एक्सेस देते हैं, वो हमें जीयूआई पूरी दे देते हैं। और वर्सेस ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इस तरह का, जिस तरह मेरे पास ये CMD है ना, यहाँ पे टर्मिनल जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का मुझे यहाँ पे ये टर्मिनल मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे LS की कमांड चला सकता हूँ, यहाँ पे मैं गिट क्लोन कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को गिट को क्लोन कर सकता हूँ। तो नॉर्मली हम डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, हम गिट से क्लोन करते हैं URL और यहाँ पे आके उसको रन करके चला देते हैं। तो अगर मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है, हाँ, ये लैंग्वेज एक्चुअली लिनक्स है, तो लिनक्स की कमांड्स हमें थोड़ी बहुत आनी चाहिए चीज़ें चलाने के लिए। तो CD वगैरह करके, यानी मैं LS करके फ़ोल्डर देख सकता हूँ, CD करके फ़ोल्डर के अंदर जा सकता हूँ, LS कर सकता हूँ, वहाँ पे बाकी फाइलें देख सकता हूँ, CD डॉट डॉट करके वापस आ जाता हूँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हमें टर्मिनल से खेलना पड़ता है। लेकिन ये टर्मिनल इसी तरह है, यहाँ पे भी मैं सेम काम कर सकता हूँ। LS कर मतलब LS की जगह LS कर सकता हूँ, CD करके किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ ऐसे। तो ये यहाँ पे भी मेरे पास सेम ही चल रही हैं, लेकिन GUI से मेरे पास आसानी हो जाती है इधर वो चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे अपने फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ अगर चाहूँ ना, तो मेक, यानी अगर मैंने मेक डायरेक्टरी करनी है तो उसका कुछ भी डायरेक्टरी का नाम रख सकते हैं। फ़ोल्डर जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यानी ABC मैंने क्रिएट करना है, तो LS करके अब ABC क्रिएट हो गया है। CD करके मैं ABC के अंदर जा सकता हूँ, उसमें मैं कोई फ़ाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं उसकी फ़ाइल का नाम रख सकता हूँ। कोई भी फ़ाइल का नाम अगर आप रखना चाहते हो तो उस फाइल का नाम आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे test.txt। ऐसे मैं उसकी फ़ाइल के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट सेव कर लिया, मतलब वो मैं सारे काम जो है वो कर पा रहा हूँ। जो ये अब मैंने इस फाइल के अंदर देखने की चीज़ें क्या हैं, तो cat test.txt करके मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने BC लिखा था वो आ रहा है। तो यानी जो भी काम मैं GUI से करता हूँ, तो मैं, क्योंकि मैं क्लाउड पे चीज़ें डिप्लॉय करता रहता हूँ, तो मैं हैंड्स ऑन मेरा हुआ है टर्मिनल के साथ कि मैं टर्मिनल ओनली भी काम कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टर्मिनल ओनली करना है, आप अपनी मशीन को पूरा GUI भी एक्सेस कर सकते हो, उसके पूरे के पूरे जिस तरह ये चलता है स्क्रीन शेयर वाले जो चलते हैं ना सॉफ्टवेयर, एनीडेस्क वगैरह, तो उस तरह आप उसकी पूरी मशीन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुटी को यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हो, यानी उसकी GUI फॉर्मेट भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ज़्यादा हमें काम नहीं करना होता। तो रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं, वो चूज़ करना होता है हमें ड्रॉपलेट को आपने कौन से वाला लेना है। तो आप अगर GUI वाला बनाना चाहते हो तो वो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाता है। लेकिन अगर आप GUI के थ्रू इसको एक्सेस करोगे तो ये और भी स्लो हो जाएगा, टर्मिनल फिर भी थोड़ा फास्ट चलता है। लेकिन अगर हमने क्या किया, यहाँ पे आए, हमने क्रिएट करके ड्रॉपलेट क्रिएट कर लिया, हमें उसका ड्रॉपलेट के बाद हमें उसका टर्मिनल मिल गया। अब टर्मिनल ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर मतलब आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसमें गिट इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसमें क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसमें जो दिल चाहो VS कोड इंस्टॉल करना चाहते हो VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी करना है। ये पूरी मशीन है आपके पास और इसकी एक स्पेसिफिक साइज़ है और उसकी सारी चीज़ें हैं। तो हम अब इस पर नॉर्मली एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करते हैं, हम अपनी लोकल की फ़ाइलें भी इधर डाल सकते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और हम ज़्यादातर लोकल फ़ाइलें हम इस तरह शेयर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम मशीन मतलब अपनी गिटहब के ऊपर जो भी हमारी फ़ाइल जो भी हमारा सब पड़ा है रेपो का URL, उसको गिट क्लोन रेपो का, जिस तरह हम अपने लोकल PC में लेके आते हैं कोड, उसी तरह हम यहाँ पे कोड ले आते हैं, फिर उसकी सारी चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास वो यहाँ पे आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई गिटहब खोलता हूँ यहाँ पे, एक्सेस कैसे देनी है, क्लोन ही करना है ना टेक्निकली, तो एक्सेस आपके पास होगी तो आप क्लोन कर सकोगे ना, अदरवाइज़ तो क्लोन ही नहीं कर सकोगे। तो
जस्ट लाइक अगर मैं जाता हूँ गिटहब टेक्लस हैं, किसी भी रेपो को क्लोन कर सकते हैं, लेकिन उस काउंट की आपके पास एक्सेस होनी चाहिए ना। लेकिन रेपो भी दो तरह से होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। अगर आप पब्लिक एक्सेस कर रहे हो तो वो तो आप कर ही सकते हो, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे मतलब मैं कोई डिफरेंट मेरे पास कोई होगा, जैसे ये Node.js का प्रोजेक्ट पड़ा है, यहाँ पे हो सकता है कोई फास्ट API का भी पड़ा हो, एग्जाम ऐप एयरलाइन बैक एंड फास्ट API, ठीक है। ये एक मेरे पास फास्ट API का प्रोजेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब ये पब्लिक रेपो है, अगर ये प्राइवेट होती तो मैं चूँकि लॉग्ड इन नहीं हूँ तो मुझे ये नज़र ही नहीं आनी थी, चूँकि पब्लिक है तो कोई भी उसको क्लोन कर सकता है। तो अगर प्राइवेट होती है तो फिर हम क्लोन कैसे करते हैं, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट रेपो हो तो उसको एक्सेस कैसे करना है, तो उसके लिए हम टोकन यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ किया पहले। अगर कंप्यूटर से करनी है तो फिर तो आप सिंपली यहाँ से ड्रैग कर लोगे ना, फाइल ड्रैग करोगे तो वो उसमें चली जाएगी फाइल, वो लोकल होस्ट से मतलब लोकल से आपकी फ़ाइल वहाँ से भेज सकता है अपने कंप्यूटर से उधर। दूसरा एक और तरीका होता है, जैसे ये टर्मिनल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं अपना ये टर्मिनल है लोकल वाला टर्मिनल, इसको भी यूज़ कर सकता हूँ इसी मशीन को कनेक्ट करने के लिए। उसके लिए हम SSH यूज़ करते हैं, SSH का प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसमें हम अपना IP डालते हैं, यानी जो इस मशीन का IP है वो IP डालते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं, तो फिर मेरा टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाता है। तब चूँकि ये मेरा लोकल टर्मिनल है तो इसके पास मेरी लोकल फाइल्स का भी एक्सेस है और क्लाउड के टर्मिनल की भी एक्सेस है, तो वो उसमें भी फिर फाइल शेयरिंग वगैरह जो है वो ईजी हो जाती है। लेकिन हम ज़्यादा इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी फाइलें शेयर करनी है तो हम हमेशा गिटहब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने बताया कैसे करना है। तो हम ये यहाँ पे मैंने ये वाली फ़ाइल, ये गिटहब की रेपो क्लोन करनी है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से मैंने मशीन के टर्मिनल में आया, CD करके मैं रूट पे रहता हूँ ताकि सारे फ़ोल्डर मेरे एक जगह बनते रहें। तो मेरे पास यहाँ 2 फ़ोल्डर पड़े हैं, तो मैं कहता हूँ गिट क्लोन और रेपो का पाथ देता हूँ, तो मेरे पास ये क्लोन हो गई। अब ये इतनी जल्दी क्लोन क्यों हुई है, एक तो रेपो भी छोटी थी, दूसरी ये जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तो ये इंटरनेट मेरा यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंटरनेट US का यूज़ कर रहा है, यानी जहाँ पे मैंने इस ड्रॉपलेट को बनाया वहाँ पे, तो वहाँ पे स्पीड नॉर्मली ज़्यादा होती है। तो जब हमने हाई स्पीड एंड के काम करने होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर उधर के क्लाउड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। यानी अगर मैंने कोई बहुत बड़ी फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो मेरा इंटरनेट अगर हाई स्पीड एंडेड नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को यूज़ कर लेते हैं। तो वो वहाँ पे GBs ऑफ डाटा सेकंड्स में डाउनलोड हो जाता है। वहाँ पे नॉर्मली कोई 200-300 जो है वो स्पीड आ रही होती है MB पर सेकेंड। वहाँ पे अपने से गए हो, लेकिन ये टर्मिनल तो अब मेरा नहीं है ना, टर्मिनल तो उस मशीन का है जो मैंने ली हुई है, और वो तो उसके अंदर ही चल रही है। वो अपना इंटरनेट एक्सेस होगा, जो टर्मिनल के अंदर करेंगे वो उसका होगा, क्योंकि टर्मिनल जो है एक्चुअली वो उस मशीन का है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम जाएँ तो मेरे पास ये जो मैंने एयरलाइन बैकएंड था, वो जो रेपो थी वो इधर आ गई है। अच्छा, अब इसको मैं CD करके इसके अंदर चला जाऊंगा। अब इसको मुझे रन करना है, तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो requirement.txt फाइल है। तो अब मुझे डिप्लॉय करने के लिए वही सारे स्टेप करने पड़ेंगे। मेरे सिस्टम में पाइथन भी होनी चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर जो है इसको रन करने के लिए, अदरवाइज़ तो मैं करूँगा पाइथन main.py, वो कहेगा पाइथन नॉट फाउंड, तो मुझे पहले पाइथन करनी पड़ेगी। अगर मैं UV से करता हूँ तो UV नहीं है, तो वो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे जो मुझे सिस्टम के टाइम करने पड़े थे। सारी सी बात है, अभी तो इसके पास है ही नहीं, अभी तो इसमें पाइथन भी नहीं है। पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है, पाइथन करेंगे तो डिपेंडेंसीज करेंगे ना, या UV इंस्टॉल करेंगे। इसमें अगर मैं मुझे नहीं हो सकता है इसमें UV भी ना हो, इसमें UV की भी कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें पहले UV इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो UV के लिए क्या करेंगे, UV की वेबसाइट पे जाएंगे, UV इंस्टॉल लिनक्स। तो फिर सिर्फ हमें डोकर चाहिए होता,
डोकर भी उसके अंदर नहीं होगा। अगर हम डोकर करेंगे तो उसमें डोकर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब डोकर भी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ फिर डोकर ही करना पड़ेगा। अगर हम मैन्युअली करते हैं तो हमें यूवी भी करना पड़ेगा, पाइथन भी करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर मुझे ये मैंने इंस्टॉल किया है तो ये करके मैं यूवी इंस्टॉल कर लूँगा। कैसे इंस्टॉल होगी तो हम करेंगे यूवी। अब आ गया, तो अब यूवी से हम ये requirement.txt इंस्टॉल कर लेंगे, पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी हमने चीज़ें करनी हैं। तो ऐसे हम सॉफ्टवेयर भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने यूवी किया। तो यूवी करके पाइथन करके हम इस सर्वर को डिप्लॉय कर लेंगे, यानी रन करेंगे तो वो चलने लग जाएगा। अब एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मशीन का ये पब्लिक आईपी है जहाँ पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये इसका एक प्राइवेट आईपी है। तो हम इसका पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे और इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो इस पे मेरा सर्वर, जैसे अब मेरे पे इस पे मेरा ऑलरेडी एक सर्वर चल रहा है, तो मैंने इस आईपी को हिट किया पब्लिकली तो उस पर चल रहा है। अच्छा, अब आईपी तो हम नॉर्मली लोगों को नहीं देते हैं, तो हमें तो इस पर डोमेन लगानी पड़ती है। तो मैंने इसी इंस्टेंस के ऊपर डोमेन भी कनेक्ट की हुई है, इस पर मेरी डोमेन भी चल रही है। तो वो हम जाएंगे नेटवर्किंग में। नहीं, एक तो पब्लिक आईपी जो है वो तो सारी दुनिया एक्सेस कर सकती है। प्राइवेट आईपी जो इंटरनली उनके इंटरनल सिस्टम में चल रहा है, यानी अगर हम 2 ड्रॉपलेट लेते हैं और वो सेम इंस्टेंस के ऊपर है, हाँ, वो फिर वो आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो मैंने यहाँ पे इसके साथ डोमेन्स भी कनेक्ट की हुई हैं कि कौन सी डोमेन के साथ इसको एक्सेस करना है, तो वो भी हमने इसको सेटअप किया हुआ है। तो आपको होपफुली टेक्निकल समझ आ गया कि एक सिंगल एंडेड मशीन कैसे चल रही है। हम बैक टू अपने टॉपिक चलते हैं कि हमें एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे हम एक्सेल ड्रा कर रहे थे, अब एक सिंगल मशीन में अगर आपने डिप्लॉय करना है तो वो तो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर लोगे। ये एक ही सिंगल मशीन है ना। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास सारे मैंने ऑप्शन दिखा दिए हैं। EC2 इंस्टेंस बताया आपको, वर्चुअल मशीन बोलते हैं अज्योर में, और गूगल में उसको हम कंप्यूट इंस्टेंस बोलते हैं, और डिजिटल ओशन में उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ये सारे एक्चुअली नाम सेम हैं, मेन मकसद वर्चुअल मशीन परचेज करना है। अगर हम क्लस्टर बनाते हैं तो होगा क्या कि उसके अंदर हमारे पास इसकी डिफरेंट कॉपीज़ होंगी, क्योंकि क्लस्टर एक को नहीं कहते, क्लस्टर इज़ मोर देन वन, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो अगर हम अब सिंगल एंडेड मशीन में इशू क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हम अपनी एप्लीकेशन वहाँ डिप्लॉय करते हैं तो अगर उसमें कुछ भी इशू आ जाता है तो सारा कुछ बंद हो जाएगा। फिर अगर आप कुछ उसका वर्जन 1 डिप्लॉयड है तो नया वर्जन डिप्लॉय करोगे तो जो पुराना वर्जन है उसको पहले बंद करोगे, तो उस सर्विस को पहले बंद करके नई स्टार्ट करोगे तो बीच में कुछ सेकंड का डिले आएगा, मतलब उसको चलने में उसको कुछ डिले आएगा। फिर इसके अलावा जो है इसके अंदर लोड बैलेंस करना, मैनेज करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो टेक्निकली हमने अपना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तो हम क्लस्टर की तरफ जाएंगे। तो क्लस्टर में हमारे पास क्या होगा, एक से ज़्यादा जो है वो मशीन जो है वो आ जाएंगी यहाँ पे। जैसे अगर हम 2 मशीन को हम एक क्लस्टर बोल रहे हैं, ठीक है, तो टोटल इस क्लस्टर का साइज़ हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब अगर हम क्लस्टर बना रहे हैं और मशीन्स बीच में बना रहे हैं तो अब इसके अंदर जो डेवऑप्स का नॉलेज है, यानी जो क्लाउड का नॉलेज है, वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक मशीन को तो मैंने करके दिखाया है, इतना आसान है। क्रिएट कर लो, टर्मिनल एक्सेस कर लो, गिट से क्लोन कर लो, जिस तरह आपने अपने लोकल पीसी पे किया है सेम काम वहाँ कर लो, डिप्लॉय हो जाती है एप्लीकेशन, या सर्वर डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन जब हम क्लस्टर की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए नॉलेज इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो जाता है क्लाउड लेवल का। क्यों? क्योंकि वो 2 मशीनें आपस में कनेक्ट करनी है, तो 2 मशीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ जाती है।
इसको करने के लिए हमें यहाँ पे क्या पड़ जाती है ज़रूरत, लोड बैलेंसर की। तो ये भी इसी क्लस्टर के अंदर होता है। अब यानी जितनी भी रिक्वेस्ट एक्सटर्नल आती हैं वो सारी लोड बैलेंसर के पास आती हैं, और लोड बैलेंसर फिर रिक्वेस्टें जो है वो क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। फिर ये वाला फ्लो बन जाता है। तो हमारे पास यानी फिर हमें लोड बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है, लोड बैलेंसर का नॉलेज हमें रिक्वायर्ड हो जाता है। फिर इन मशीन्स को मैनेज करना है, फिर एप्लीकेशंस को चलाना है, चीज़ें करनी है। तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए फिर हम एक टूल को यूज़ करते हैं जिसको कुबरनेटिस बोलते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कुबरनेटिस इस्तेमाल नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक नोड बंद हो गया उसकी मैनेजमेंट भी खुद करनी पड़ेगी। अगर एक नोड जो है वो चलते चलते रीस्टार्ट हो रहा है, अगर एक नोड हमने नया बीच में ऐड करना है और उस पर भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, तो वो सारी मैनेजमेंट क्लस्टर की हमें मैनुअली करनी पड़ती है। तो कुबरनेटिस हमें क्लस्टर की ऑटोमेशन देता है। कुबरनेटिस की मेन जॉब क्या है कि वो हमें क्लस्टर की ऑटोमेशन, यानी नोड कितने होने चाहिए, एक अगर 2 नोड हैं और ज़्यादा लोड आ रहा है वो एक नया नोड भी उसमें ऐड कर सकता है, यानी नई मशीन हैं। क्लोन्स हैं, यानी स्पेक लेवल पे क्लोन्स हैं। वो नॉर्मली क्लोन्स ही चाहिए होती हैं हमें। देखो ना, सेम लेवल का रिक्वेस्टें मैनेज करनी है तो एक जैसा साइज़ होगा तो ज़्यादा बेहतर चलेगा। वो सेपरेट भी कर सकते हैं लेकिन एक जैसा होगा तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। जैसे हमने वो वहाँ पे गिट क्लोन किया और हमने सारी वहाँ पे इमेज बनानी थी डॉकर की, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम लोकल मशीन पे इमेज बना के सर्वर पे डिप्लॉय करें या सर्वर पे बना लें इमेज। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है। अगर हमारे पास 1-2-3 GB की इमेज बन गई है तो उसको पुश करने में भी टाइम लग जाता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, मैं ड्रॉपलेट के अंदर ही क्लोन करके इमेज बनाता हूँ क्योंकि वहाँ इंटरनेट ज़रा अच्छा होता है तो इमेज सेकंड्स में बन जाती है। तो ये फ़ायदा होता है। खैर, अब इसमें अब मसला क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ फिर इधर भी करनी पड़ेगी, इधर करता हूँ तो फिर अगर मेरे पास 3-4 साइज़ का क्लस्टर है तो सब में करनी पड़ेंगी, सबको करके भी लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो फिर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उस सारी चीज़ों को बचने के लिए फिर हम कुबरनेटिस का इस्तेमाल करते हैं। कुबरनेटिस हमें क्लस्टर को मैनेज करने में, ये ऑर्केस्ट्रेटर है। ऑर्केस्ट्रेटर क्या है, ये ऊपर से मैनेज करता है क्लस्टर को। अच्छा, उसमें मैनेजमेंट क्या होती है, अगर हमें कोई मशीन रन टाइम पे ऐड करनी है और ऐड करके उस पर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो ये काम ये ऑटोमेटिक करता है। हमने बता दिया कि हमारी एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय होती है कुबरनेटिस को। अब अगर लोड ज़्यादा आ गया तो ये पीछे से मशीन ऐड करेगा, उसको अप करेगा, उसको क्लस्टर के साथ जोड़ेगा और उस पर हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा और लोड बैलेंसर को बताएगा कि हमारे पास एक और मशीन भी आ गई है, इस तरफ भी ट्रैफिक को राउट करो। ये सारी जॉब कुबरनेटिस खुद हैंडल करता है। वो फिर डेफिनेटली जब कुबरनेटिस उसको बता देगा कि मेरे पास एक और नोड आ गया है, यानी एक और मशीन आ गई है, तो उसको भी वो ट्रैफिक राउट करना लग जाएगा। तो जैसे लोड बढ़ता है तो वो फिर ऐसे करता है। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन है कि अगर आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो तो वो क्या करता है, वो एक टाइम में सारी डिप्लॉय नहीं कर देता। वो पहले इस इंस्टेंस की मशीन को डाउन करता है और इसकी जगह पे नई एप्लीकेशन डिप्लॉय करके इस इंस्टेंस को दोबारा से अप करता है, फिर दूसरा इंस्टेंस डाउन करता है और उसको अपडेट करता है। तो जब ये डाउन होके अपडेट हो रहा होता है तो रिक्वेस्टें इससे सारी हैंडल हो रही होती हैं और वो लोड बैलेंसर को बताता है कि ये वाला क्लस्टर में से ये नोड डाउन है तो तुमने इसको रिक्वेस्टें करनी है, इसको रिक्वेस्टें नहीं करनी। तो ये सारी मैनेजमेंट एक्चुअली कुबरनेटिस कर रहा होता है। तो इसको हम इसलिए, चूँकि इस क्लस्टर को हम कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं तो हम इसको कुबरनेटिस क्लस्टर भी बोलते हैं। इसीलिए अगर आपने डिजिटल ओशन पे देखा हो तो यहाँ पे उसने कुबरनेटिस की लैदा से सर्विस दी हुई है। तो हम कुबरनेटिस के अंदर जाके क्रिएट अ कुबरनेटिस क्लस्टर, इसीलिए उसको क्लस्टर बोल रहे हैं कि हम पूरे का पूरा क्लस्टर बना सकते हैं। जब हम इसको क्रिएट करने जाते हैं, अब वो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उसकी सारी चीज़ें कि अब ये अगर आप यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन, तो इसमें 3 नोड्स हैं और 4 GB रैम है फॉर ईच, स्टोरेज 80 GB है फॉर ईच, और इतनी कॉस्ट जो है हमें बियर करनी
पड़ेगी बेसिक वाले क्लस्टर की। एक कुबरनेटिस का क्लस्टर हमें क्रिएट अगर करना है। 4/3 यानी कि VRAM जो 12 GB हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, शेयर रखना है, डेडिकेटेड CPU रखना है, उसके बाद कितने नोड्स रखने हैं। अब ये 10 नोड का हमने क्लस्टर बना दिया है ऐसे। और फिर यहाँ पे रैम भी इसकी आ रही होगी, रैम का साइज़ क्या रखना है ना, CPU ऑप्टिमाइज क्लस्टर रखना है या। अब ये यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है सेट नोड पोल टू ऑटो स्केल, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से स्केल भी कर सकते हो। अब इसमें वो पूछ रहा है कि मिनिमम कितने नोड होंगे और मैक्सिमम नोड कितने होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब नहीं है तो फिर नहीं है, जब ट्रैफिक आएगी तो फिर चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन सर हमने फिर वो उनको बाउंड तो किया है कि हमें इतने नोट्स दो, तो उसके वो उनको क्या फ़ायदा है? उसके यानी जो बेस वैल्यू है ना, उसके तो वो चार्ज करता रहता है। लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है और उसके पास नहीं है तो वो देगा नहीं, अगर उसके पास पड़े हैं तो वो देगा। हाँ, होल्ड करके नहीं, मतलब टेक्निकली जो मिनिमम है वो तो मिल गए हैं, उसकी तो कॉस्ट आ रही है। लेकिन अगर आपने कहा कि मैक्सिमम 15 तक स्केल करना है और अगर उसके पास अभी 15 नहीं है तो वो 14 ही रखेगा, चाहे आपकी ट्रैफिक बढ़ भी गई है, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हैं ना उस चीज़ का। तो वो तो अगर उसके पास, लेकिन टेक्निकली बड़े क्लाउड्स के पास शॉर्टेज नहीं है, जिस तरह कहते हैं ना बड़े बैंक्स के पास पैसों की शॉर्टेज नहीं होती, तो जब जाएं विड्रॉ करने देते हैं। तो इसी तरह जो है बड़े क्लाउड्स के पास फिर रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं होती। लेकिन अगर टेक्निकली अगर जवाब देखें तो 3 वो देगा, मैक्सिमम वो दे सकता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है और उसके पास नहीं है तो नहीं भी देगा, तो आप उस पर कुछ भी परसू नहीं कर सकते उसको। ऑल सेट। तो इस तरह करके क्लस्टर जो है हमारा जो है वो काम करता है। अब ये अगर आप हाई अवेलेबिलिटी चाहते हो, आप गारंटी चाहते हो 99,995, फिर भी उसने 100 नहीं बोला, फिर आपको $40 एक्स्ट्रा फिर देने पड़ेंगे। इसमें भी वो 99 वो देगा। इसमें फिर वो क्या होगा कि वो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो फ़ौरन देगा। सर लेकिन जैसे वो कुबरनेटिस का मतलब सर भी हमें बता रहे थे कि हम जो है वो टेक बाउंड नहीं रहते, किसी भी क्लाउड पे बाउंड नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे अगर हम अपने क्लस्टर्स बना लेंगे, नहीं, एक्चुअली हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बाउंड नहीं है। हम यहाँ से अपने क्लस्टर्स कैसे बनाएंगे? नहीं, क्लस्टर तो हमारा कुछ नहीं है अभी, क्योंकि उनकी मशीन है पीछे से इमेज ही है। हाँ, पीछे से हमारा तो जो कुबरनेटी है ना वो इमेज ही है और उसकी फाइलें होती हैं, वो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। हमने कोड के अंदर डिफ़ाइन करना है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इवन ये जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, इतने हमें CPU चाहिए चीज़ें, वो सब हम कोड में लिखते हैं। जब हमने दूसरी जगह डिप्लाई करना है, एक्चुअली हमने कोड डिप्लाई करना है अपना। यानी जिस तरह हमारा फास्ट API का कोड है, इस तरह कुबरनेटिस का कोड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो यही मज़ा है। तो हम कुबरनेटिस की कोड की फाइलें लिखते हैं, YAML फाइलें लिखते हैं, वो फिर YAML फाइलें हम दूसरी जगह जाके चला देते हैं। लेकिन सर फिर ऐसे ही होगा ना कि वो हमारे पास जो है वो बैकअप में कोड पड़ा होगा, हमने किस डिजिटल ओशन पे हमने डिप्लॉय कर दी ऐप, हाँ। हम नहीं वहाँ पे रहना चाह रहे। अब हम अपने हमारे पास गिटहब में कोड पड़ा हुआ है, हम वो कोड उठा के डाल देंगे उधर। वहाँ से ऐप खत्म कर पहले हम दूसरी जगह जाके एक्टिव कर देंगे ना। यानी एक कमांड चलाते हैं कुबरनेटिस में, एक कमांड होती है जिसमें आप सारी फाइलें अप्लाई कर सकते हो। कुबरनेटिस अप्लाई -f, वो क्या करता है, सारी फाइलें अप्लाई कर देता है। अगर मेरे पास एक फाइल 15 फाइलें हैं जिसमें डिफरेंट काम हमने कर रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, लोड बैलेंसर मैनेज करने, एवरीथिंग, वो हम रन करेंगे तो वो सारा सिस्टम खुद ही बन जाएगा। तो डोमेन राउटिंग जो है वो हमें मैनुअली करनी पड़ेगी, बाकी सारा कुछ हो जाएगा। फिर हम डोमेन यानी रन कर लेंगे, फिर हम डोमेन को चेंज कर देंगे, जैसे दूसरी जगह DNS अप्लाई हो जाएगा, फिर हम पुराना क्लस्टर बंद कर देंगे। लेकिन सर जो पर्सिस्टेंट डाटा जो आपने सर्वर पे रखा हुआ था या उस क्लस्टर, उसके लिए हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट बना के उसकी मतलब डिप्लॉयमेंट्स करते हैं उसको, यानी उसको माइग्रेट करेंगे, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं और फिर वो सारा डाटा उधर माइग्रेट होता है। आपको कॉस्ट नहीं करते, मतलब वो कहते हैं एंटर करना तो आसान है, लेकिन निकलते तो फिर वो कॉस्ट पड़ती है आपको, वो चार्ज करते हैं। जैसे
AWS नहीं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में किसी में नहीं है तो फिर नहीं होता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें मतलब वो अगर आप देख रहे हो ना, AWS हमें वो बता रहा था पहले, अगर हम देखने गए थे यहाँ पे, वो हमें यहाँ से एक ना बता रहा था सेविंग प्लान। ये सेविंग प्लान क्या है कि इसके अंदर आप 3 साल के लिए बाउंड हो, फिर आप निकल नहीं सकते वहाँ से। लेकिन उससे फिर वो आपको कितना, यानी 66% तक की छूट दे रहे हैं। लेकिन उनको अपना बिजनेस नज़र आ रहा है ना कि 3 साल के लिए बंदा जा ही नहीं सकता। लेकिन सर मैं बात करूँ, जैसे आपका डेटाबेस है, आप और वो चीज़ें उसमें आपको पर्सिस्टेंट डाटा होता है, वो आपकी क्लस्टर चाहे मशीन या कंटेनर बाकी हो जाए, वो सेफ चाहिए। हाँ, जब हम किसी दूसरी उसमें क्लाउड पे जाएंगे तो वो डाटा तो उन्हीं के सर्वर पे पड़ेगा। नहीं, वो हम पहले स्क्रिप्ट चला के माइग्रेट करेंगे ना। सर ये स्क्रिप्ट लेकिन सर मैं वही कह रहा हूँ कि जो स्क्रिप्ट आप चलाएंगे उनके सिस्टम से निकालने के लिए सर उसकी वो चार्जेस बहुत लेते हैं, मतलब AWS सर बहुत चार्ज करता है इसका। नहीं, वो उसके नहीं, उसमें इग्रेस रिक्वेस्ट नहीं होती हैं, वो इतना ज़्यादा हाई एंडेड कॉस्ट नहीं आती उसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली उसने थोड़ा सा उसको, जैसे हम अगर अपनी इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं तो हम उस पर थोड़ा थोड़ा लगाते हैं ना कि कम से कम लोग इंपोर्ट करें, वो इसी तरह सेंस होती है। लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, लोग करते हैं चेंज। सर वो मैं देखने से पढ़ा था, जो बड़ी कंपनीज है उनका तो डाटा जीबीज में टीबीज में होता है। वो थोड़ा क्योंकि देखो हम उसने लेना है पर ऑपरेशन कॉस्ट, तो पर ऑपरेशन कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी ना स्टोरेज की। सर वो खाली वो ट्रांसफर में सर लाखों और मिलियन डॉलर सर चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जो इतना सेट हो जाता है ना, मतलब अगर जिसका मतलब जैसे फेसबुक जैसा कोई डाटा सेंटर है या कोई इस तरह, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट बड़े लेवल पे होते हैं, तो उनको नहीं इशू, वो इस तरह फिर जाते भी नहीं हैं आसानी से ना, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ना, ऐसे वो जाते नहीं हैं फिर। जो स्क्रिप्ट है फिर ये जो और अगर वो जा भी रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, वो डायरेक्ट ऊपर से बात करते हैं, वो मसला उनका सॉल्व हो जाता है। स्क्रिप्ट जैसे ही माइग्रेटिंग टाइप पे लिखती है, ये लूप करेगी। नहीं, लूप कर नॉर्मली लूप करती हैं स्क्रिप्ट्स, तो यानी वो उसमें हम सारी चीज़ें डाल देते हैं तो माइग्रेट। जैसे अभी हम रिसेंटली फायरबेस में एक प्रोजेक्ट है, उसको हम माइग्रेट करना चाह रहे हैं पोस्टग्रेस में, तो हम उसके स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, पहले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट DB बनाई है हमने, उसमें हम मतलब सारे टेबल्स जो उधर हैं उसको फिर कि किस तरह टेबल्स में डाटा आना चाहिए और वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा पहले सैम्पल डाटा हम माइग्रेट करेंगे उसके अंदर टेस्ट DB के अंदर, फिर हम उसके अंदर पहले एप्लीकेशन को चला के देखेंगे हर चीज़ ओके है, चल रही है, हाँ, टेस्ट इन्वायरमेंट में। फिर हम प्रोडक्शन के लिए एक ही टाइम में रन करेंगे और सेम टाइम में सर्वर को चेंज करेंगे और वो सारी चीज़ें, तो वो हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, ताकि डाटा की वो इशू ना हो। खैर बैक टू दी टॉपिक, और टॉपिक हमारा चल रहा है कि आपने इस तरह से क्लस्टर हमने बनाना है और क्लस्टर जो है मैनेज करना है, और इसके लिए हमें कुबरनेटिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी। जब हम क्लाउड पे जाते हैं तो वो इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारे पास होस्टेड क्लाउड है तो ये इसकी बात सर्वर 1 सर्वर 2 मतलब 2 नोड्स हैं इसके अंदर, और लोड बैलेंसर उनसे कनेक्ट कर रहा है, तो वो इसके अंदर जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो मैनेज इस तरह से हो रही हैं कि अगर आप अब एक ही क्लाउड के अंदर एक ही इंस्टेंस मतलब क्लस्टर के अंदर 2 सर्वर हैं, उनको आपस में बात करने के लिए किसी भी सेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लोकल नेटवर्क के अंदर ही चल रहे हैं ना, एक ही क्लस्टर में चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद बाहर वाली दुनिया को बात करने के लिए लोड बैलेंसर से बात करनी पड़ेगी, और लोड बैलेंसर फिर बाहर जो है जितनी भी दुनिया है उससे बात कर रहा है गेट पोस्ट की रिक्वेस्ट के थ्रू। With stateless HTTP, each request could go a different server, so there is no way to keep track of session or stream updates. अब अगर यहाँ पे 2 रिक्वेस्टें आती हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, तो अब लोड बैलेंसर की जॉब तो ये है ना कि एक रिक्वेस्ट इधर भेजो और एक रिक्वेस्ट इधर भेजो। तो वो ये बात कर रहा है जो स्टेटलेस HTTP है उसमें आपको ये नहीं पता होता एक रिक्वेस्ट को कि जो पहले वाली रिक्वेस्ट है वो मेरे से मिली जुली है, तो हो सकता है वो ये वाला सर्वर हैंडल कर ले, हो सकता है वो ये वाला हैंडल कर ले। तो ये वो बात कर रहा है, द स्टेटलेस HTTP each request could go to a different server, so there is no way to keep track of session or stream updates. सही है, तो उसमें कोई भी ट्रैक जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है।
अच्छा, अब स्टेटलेस के अंदर जो फॉर हॉरिजॉन्टल के यानी मल्टीपल सर्वर बिहाइंड दी लोड बैलेंसर चलते हैं, यही हमने समझा है ना कि एक से ज़्यादा सर्वर जो हैं वो का हमारे पास क्लस्टर बना होता है। लेकिन इसमें मसला क्या है, यू लूज सेशन स्टेट, प्रोग्रेस अपडेट, सर्वर इनिशिएटेड रिक्वेस्ट एंड मोर। जब एक से ज़्यादा हैं तो फिर हमें कोई ट्रैक नहीं है कि कौन कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में हम इन तीनों को उसने डिवाइड किया है कि अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ करते हो वो लोकल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर आप स्ट्रीमेबल HTTP यूज़ करते हो उसमें क्लाउड, रिमोट, प्रॉड यानी आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसको यूज़ कर लेते हो। अगर आप स्टेटलेस HTTP यूज़ करते हो ये लार्ज स्केल के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन लोड बैलेंसिंग के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन बेसिक टूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें वो लॉगिंग और मतलब सर्वर साइड इवेंट वो चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि एक से ज़्यादा है तो पता नहीं है कि कौन सी रिक्वेस्ट कौन सा सर्वर जो है वो हैंडल कर रहा है। सर जब हम वो SSE यूज़ करते हैं तो वो लोड बैलेंसर को बाईपास कर लेते हैं। अगर हम SSE यूज़ करेंगे तो फिर वो लोड बैलेंसर को बाईपास कर देते हैं। फिर डेफिनेटली, क्योंकि इसीलिए वो कह रहा है कि हम उसको उस पर्पज़ के लिए वो अच्छा भी नहीं है। अगर आपने लार्ज स्केल रखना है तो आपने फिर स्टेटलेस HTTP की तरफ ही जाना है, यानी उसमें आप सर्वर साइड इवेंट्स वगैरह मैनेज नहीं करोगे, स्ट्रीमिंग मैनेज नहीं करोगे। लेकिन सर वो हमें वो लोडिंग पे डाटा दिखा रहा होता है, जब हम डीप रिसर्च करते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हमें साथ साथ शो करवा होता है। सर वो यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अगर उसको मिस कर देंगे तो फिर तो बड़ा लॉस नहीं, लेकिन फिर हम स्ट्रीमेबल HTTP की तरफ जाएंगे ना, फिर हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। उसमें फिर क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस से आपको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वही उससे ही आएंगे, लेकिन उससे वो लेटेंसी में मेरा मसला करता है, यानी उसमें फिर आपको सर्वर्स को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है उतने यूज़र्स के लिए, क्योंकि हर एक के लिए डेडिकेटेड पूल ओपन करना है ना, तो उसमें फिर आपको बड़ा सर्वर बनाना पड़ता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा आती है। लार्ज स्केल करना है तो स्टेटलेस जो है उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन लार्ज स्केल आप स्ट्रीमेबल में भी कर सकते हो, यानी कनेक्शन बना के, फिर उसके लिए आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। इसीलिए जब वेब सॉकेट लगाते हैं या स्ट्रीमेबल HTTP लगाते हैं या आप मतलब सेशंस मैनेज करते हैं तो उसके अंदर फिर सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम वो डिवाइड कर लेते हैं ना, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें ऐसा नहीं रिक्वायर्ड तो वो तो स्टेटलेस चलते रहें, फिर कुछ फीचर हैं जिसमें रियल टाइम रिक्वायर्ड। अब रियल टाइम जहाँ पे भी रियल टाइम आएगा ना तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। रियल टाइम का मतलब ही फिर डेडिकेटेड कनेक्शंस हैं, इसीलिए जो वीडियो कॉल्स होती हैं या ये ऑडियो कॉल्स होती हैं इन पे कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है। ये ऑडियो वीडियो कॉल्स की जो सर्विसेज हैं वीडियो वगैरह उसमें देखें कितने वो पर डॉलर यानी पर मिनट पर डॉलर चार्ज करते हैं, विच इज़ अ लॉट। तो वो इसीलिए करते हैं ना क्योंकि वो डेडिकेटेड पोल्स ओपन करने होते हैं, सर्वर की कॉल्स आ रही है उसमें, उनको वर्चुअल मशीन आप करनी पड़ती है, आप करनी पड़ती हैं उस चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये आपने अंडरस्टैंड करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कब यूज़ करनी है, स्ट्रीमेबल HTTP कब यूज़ करनी है और स्टेटलेस HTTP कब यूज़ करनी है।